बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस न्यूरोपैथी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्ट्रिंगर सिंड्रोम देखा था, उसके ट्रीटमेंट, उसके सिम्टम्स वगैरह, फिजिकल एग्जाम को देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि थोरेसिक आउटलेट होता क्या है। सो बेसिकली थोरेसिक आउटलेट इज द नैरो पैसेजवे इन द लोअर नेक एंड द अपर चेस्ट। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो एक पैसेजवे होता है, उसमें हमारे पास कॉलर बोन आ जाती है एंड द फर्स्ट रिब आ जाती है क्लेविकल और फर्स्ट रिब के बीच में, जहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो है ना एक नर्व का गुच्छा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके साथ ही हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सब क्लेवियन आर्टरी और वेन। ठीक है, और ये सारी जो वेसल्स है ना, ये दोनों वेसल्स ये जाके ट्रेवल होती हैं टुवर्ड्स दी आर्म, और आर्म के साथ ही ये सप्लाई करती हैं हमारे अपर लिम्ब को। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो हमारे पास थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है ना, वो 3 टाइप्स का होता है, न्यूरोलॉजिक, वीनस और आर्टीरियल। अब जो न्यूरोलॉजिक होता है ना, वो नाम से जाहिर है कि जो न्यूरोलॉजिक आउटलेट सिंड्रोम होगा वो होगा नर्व्स की वजह से, जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस होगा, बिकॉज इस रीजन में ब्रेकियल प्लेक्सिस ही है। अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे पास सबक्लेवियन वेन की बात हो रही है। वन और मोर ऑफ द वेन्स बिलो द कॉलर बोन आर कंप्रेस्ड एंड कैन लीड टू द ब्लड क्लॉट्स इन द वेन। ठीक है, इसमें ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं जो कि वेन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को इम्पेयर करते हैं। द थर्ड वन इज आर्टीरियल। आर्टीरियल जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है वो होता है कंप्रेशन ऑफ द लार्ज आर्टरी की वजह से अंडर द कॉलर बोन। कॉलर बोन के केस में भी हो सकता है, और दूसरा जब हमारे पास एक्स्ट्रा रिब होती है ना, उस फॉल्स रिब की वजह से भी हमारे पास जो है आर्टरी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और हमारा ब्लड सप्लाई जो है ना वो प्रॉपर्ली नहीं जाता। अब अगर हम बात करें न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ की, कि अगर न्यूरो यानी नर्व और वेस्कुलर मीन्स वेसल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, कंप्रेस हो रही हैं थोरेसिक आउटलेट के रीजन में, तो उसके कुछ कॉजेज़ होंगे। वो जो कॉजेज़ होंगे, नंबर 1 अगर हम देखें तो पहले तो उन्होंने बता दिया कि एंटीरियर स्क्लेनी की टाइटनेस भी हो सकती है, मीन्स कि स्क्लेनी मसल बहुत ज़्यादा टाइट है। टाइट होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास इंटर स्क्लेनी स्पेस होती है ना एंटीरियर और मिडल स्क्लेनी मसल के बीच में, जो स्क्लेनी ट्रायंगल का रीजन होता है वो बहुत नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास नर्व्स या वेसल्स कंप्रेस हो सकती हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो कोस्टोक्लेविकुलर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ, यानी क्लेविकल और फर्स्ट रिब के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाए, या फिर कोई मस्कुलर या लिगामेंटस कोई स्ट्रक्चर ऐसा वीक है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो पोस्चरल डेफिशिएंसीज आ रही हैं पेशेंट में, या उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जैसे कि कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, वो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स जो है वो उठा रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, उसकी वजह से भी कोस्टोक्लेविकुलर अप्रोक्सीमेशन हो सकती है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास नर्व या वेसल्स कंप्रेस हो सकती हैं थोरेसिक आउटलेट के रीजन में। अगर हम थर्ड कॉज देखें तो वो है पेक्ट माइनर की टाइटनेस से। हमें पता है कि हमारे चेस्ट मसल्स हैं, पेक्ट मेजर, पेक्ट माइनर, तो अगर पेक्ट माइनर में बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाए, उसके टेंडन में के जो नीचे है ना जगह बहुत कम हो जाए, कोराकोइड प्रोसेस पे हमें पता है ना वो लगता है, तो वो जो टेंडन है ना पेक्ट माइनर का कोराकोइड प्रोसेस के अंडर, वो बार बार रेपिटेटिवली अगर कोई ओवरहेड मूवमेंट कर रहा है ना, तो उसकी वजह से अबडक्शन एलिवेशन जो होती है शोल्डर की, उसकी वजह से पेक्ट माइनर मसल बहुत टाइट हो जाता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास नर्व प्लेक्सिस या फिर वेसल्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, और फिर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, पिंस नीडल्स होगी। और अगर वेसल्स की बात की जाए तो उनके कंप्रेशन से हमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लूइश हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा, आर्टीरियल कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वीनस कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास वहाँ कोई क्लॉट फॉर्म हो सकता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। अब अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का हम डायग्नोस्टिक टेस्ट देखें तो उसमें नंबर 1 होता है ईस्ट टेस्ट या हैंड्स अप टेस्ट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना हम आर्म एबडक्ट करवाते हैं, एल्बो फ्लेक्स करता है और थोड़ा सा सर के लेवल के पीछे लेके जाता है हाथ, और उसको कहते हैं 3 मिनट के लिए ना आप मुट्ठी बंद करो और खोलो। ठीक है, ओपन एंड क्लोज करना है उसने। तो अगर उसको जो है पेन हो, हैवीनेस हो अपर लिम्ब में, या बहुत ज़्यादा वीकनेस, नमनेस, टिंगलिंग के सिम्टम्स आए, तो मीन्स कि उसका ना न्यूरोवेस्कुलर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। ठीक है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के चांसेस हैं। और जो सेकंड टेस्ट है वो है एडसन और स्क्लेनी मैन्यूवर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम रेडियल पल्स को लोकेट कर लेते हैं पेशेंट के हाथ में, नॉर्मल जो पल्स उसकी चल रही है वो हमने फील कर ली। देन पेशेंट को हम कहते हैं कि अब आप क्या करो, अपना हेड रोटेट करो ऑपोजिट साइड पे, जिस बाजू को हमने पकड़ा हुआ है, जिसमें हमने रेडियल पल्स देखी है ना, उससे ऑपोजिट साइड पे वो हेड को रोटेट करेगा, थोड़ा सा बैकवर्ड करेगा एक्सटेंड, एंड देन रोटेट, एक्सटेंड करे हेड को और साथ लेटरली जो है ऑपोजिट साइड पे रोटेट करे, तो उसके साथ ही पल्स डिसअपियर हो जाए, तो दैट इज द पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम।
कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है इसका भी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के केस में हम लोकली हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है। पोस्चरल रीट्रेनिंग होती है पेशेंट की, क्योंकि पोस्चरल इश्यूज़ की वजह से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शोल्डर के मसल्स की हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और आरओएम्स करवाते हैं बहुत केयरफुली। अच्छा, स्ट्रेच जो होता है ना वो बहुत इंटेंसिटी उसकी हाई होनी चाहिए, लेकिन पेन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने सिम्टम्स को प्रोवोक नहीं करना पेशेंट के, लेकिन स्मूथली स्ट्रेचिंग अप्लाई करनी है। होल्ड करना है हमने स्ट्रेच को, मीन्स के सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग जो होती है ना वो हम रिकमेंड करते हैं, और स्लोली उसको रिलीज़ करना है। वेट 10 सेकेंड्स एंड रिपीट द स्ट्रेच 3 to 5 टाइम्स, ठीक है। 10 सेकेंड के गैप के साथ हमने रिपीट करना है। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोपैथी में एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व जो बेसिकली होती है ना ये पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से जो है ना टर्मिनेट करती है। एक्सिलरी नर्व जो है ना ये बहुत वेल नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंटीरियर ग्लेनोह्यूमरल डिसलोकेशन की। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है ना उसकी जब डिसलोकेशन होती है ना, तो जब वो एंटीरियरली डिसलोकेट करेगा ना आगे की तरफ, जो कि मोस्ट कॉमनली वो करता है, ज़्यादातर जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है वो इंटीरियरली ही डिसलोकेट करता है, तो उस केस में एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। और एज वी नो जब नर्व डैमेज होगी तो उसका मोटर और सेंसरी सप्लाई भी अफेक्ट होगा। हमें पता है कि जो एक्सिलरी नर्व है वो डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है, टीरीज माइनर को सप्लाई करती है, एंड वी नो कि डेल्टॉइड मसल इज इन्वॉल्व इन अबडक्शन एंड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, तीनों में रोल प्ले करता है, जबकि टीरीज माइनर मसल हमें लैटरल रोटेशन करवाता है शोल्डर की। तो फिर जब वो नर्व अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके मसल के फंक्शंस हैं वो भी अफेक्ट होंगे, साथ ही साथ सेंसेशन हमारी अफेक्ट हो सकती है। सेंसरी सप्लाई देता है टू द स्किन ऑफ द लोअर डेल्टॉइड को। उसके अलावा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कैप्सूल को एक्सिलरी नर्व जो है वो सप्लाई देती है सेंसरी। अगेन हमारे पास जो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है उसमें जितनी भी नर्व्स आती हैं उन सब के मैकेनिज्म में सेम ही बात है कि या तो कोई बहुत ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है, बहुत क्विकली शार्पली कोई फोर्स आई है जिसने जो है हिट किया हमारे रीजन में, शोल्डर रीजन में, ब्रेकियल प्लेक्सस के रीजन पे, या इसके साथ साथ हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग में रूट लेवल पर कोई नर्व की कंप्रेशन हो रही है। इन सब केसेस में हमारे पास सेम टू सेम सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, और जिस कॉरस्पॉन्डिंग रीजन में वो नर्व सप्लाई करी होगी वहाँ पर हमारी वीकनेसेस आएंगी। अच्छा, तो एक्सिलरी नर्व के केस में भी जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सस की बाकी नर्व्स की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ में देखा था। सबसे पहले हमने रेंज को रिस्टोर करना है, आरओएम्स करवाने हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, रोटेटर काफ मसल्स वगैरह, शोल्डर के अराउंड जितने भी मसल्स हैं, नेक के मसल्स हैं, उन सबकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है। पैरास्पाइनल मसल्स, पैरास्कैपुलर मसल्स को हमने ट्रीट करना है, नर्व ग्लाइडिंग वगैरह करवानी है। लास्ट में अब हम देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोपैथी में लॉन्ग थोरेसिक नर्व को। अच्छा, लॉन्ग थोरेसिक नर्व का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में जो बात आती है, आई होप सो कि आप लोगों के दिमाग में भी आती हो, बिकॉज लॉन्ग थोरेसिक नर्व का जो है ना एक बड़ा जो है एक गहरा ताल्लुक है हमारे स्कैपुला के साथ, ठीक है। तो चलो उसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप इस स्लाइड पे देखें कि जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है दैट इज़ ये अराइज होती है फ्रॉम C5 से C7 जो सर्वाइकल स्पाइन है, पोस्टीरियर रमाई से आती है और इनोवेट करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को, स्कैपुला को अपवर्ड रोटेट करता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो है वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है स्कैपुला को अगेंस्ट द रिब केज। फंक्शन का पूछा जाए तो दैट इज़ कि वो प्रोट्रैक्शन करवाता है हमारे शोल्डर की, ठीक है। शोल्डर आगे की तरफ प्रोट्रैक्ट करवाता है और साथ ही साथ स्कैपुला को अपवर्ड रोटेट करवाता है, ठीक है। अब ये दोनों काम जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पुशिंग में, पंचिंग में, ठीक है, और साथ ही साथ ये ओवरहेड एक्टिविटीज़ भी करवाता है। अब हम बात करेंगे स्विंगिंग ऑफ स्कैपुला की, जो कि मोस्ट प्रिवेलेंट क्लिनिकल फाइंडिंग है, जो कि एसोसिएटेड है विद द इंजरी टू द लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। इसके केस में क्या होता है कि पेशेंट का जो स्कैपुला है ना नॉर्मली तो फ्लैट होता है हमारा स्कैपुला, लेकिन क्या होता है कि इस पेशेंट में स्कैपुला बहुत बाहर की तरफ पोस्टीरियरली प्रोट्रूड होता है, के साथ साथ एकिंग और बर्निंग पेन लाइक जो है ना सेंसेशंस आती हैं पेशेंट को शोल्डर के रीजन में पोस्टीरियरली, जिसके साथ साथ हमारे शोल्डर के मसल्स वीक भी होते हैं। ओवरहेड मूवमेंट जो होती है ना सेरेटस एंटीरियर मसल का काम है, और जब वही वीक होगा तो उसके रिजल्ट में एलिवेशन नहीं होगी शोल्डर की, अबडक्शन नहीं हो सकेगी, ठीक है। ओवरहेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएंगी। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज अगेन सेम एज ऑल अदर नर्व्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोपैथी के अंदर रेस्ट आ जाता है, अवॉइडेंस ऑफ द एक्टिविटी आ जाता है, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को, एक्टिविटी को अवॉइड करो, रेंजेस गेन करो, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, जैसे कि आप लोग इन फिगर्स में भी देख सकते हैं। आरओएम्स हो रहे हैं, वेट्स के साथ हो रहे हैं, एंटी ग्रेविटी में हो रहे हैं, आइसोमेट्स हो रहे हैं,
स्ट्रेचिंग्स हो रही हैं। तो यहाँ तक हमने जो है वो कवर कर लिया हमारा रिमेनिंग जो लेक्चर रह गया था पार्ट 2 ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोपैथी, और उम्मीद है आप लोगों को ये सब जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। और इंशाल्लाह आप लोग मुझे फीडबैक भी देते रहें, साथ साथ कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स की सूरत में, ताकि मैं कोशिश करूँ कि रिमेनिंग जो है स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी के लेक्चर्स कवर करूँ और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।